जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। और पुनः आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर और उनसे जुड़े हुए टॉपिक को लेकर हम लोग रूबरू हुए हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है, बिहार पुलिस में सभी जगहों से क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में कभी ज्यादा तो किसी में कभी कम आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में प्रश्न अगर ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो पॉलिटी में कम हो जा रहे हैं, पॉलिटी में अगर ज्यादा पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में कम हो जा रहा है, ज्योग्राफी में ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से कम हो जा रहे हैं। करेंट का रेशियो देखा जाएगा तो वही 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के अंडर आपका करेंट का भी रह रहा है। और जिसमें 2023, 24, 25 तमाम जगहों से पूछे जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का रिवीजन एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अभी बचे हुए लोगों का एग्जाम है, 27 को है, 30 को है और 3 को है। 3 चरणों का एग्जाम हो चुका है, 16 का हो चुका है, 20 का हो चुका है और 23 का हो चुका है। मिला जुला कर एवरेज प्रश्न देखे जाएं तो नॉर्मल ही है। कहीं किसी सेट में क्वेश्चन 2-4-10 क्वेश्चन ज़्यादा टफ है तो कहीं किसी 2-4-10 क्वेश्चन बहुत ही सरल है। तो ये एवरेज रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल आपको ना तो सरल क्वेश्चन मिलने वाला है ना तो बिल्कुल टफ मिलने वाला है, वो एवरेज ही रहेगा। 2-4-10 क्वेश्चन आसान मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन टफ भी मिलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स का आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माध्यमिक क्षेत्र यानी 3 क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं वैसे वस्तु जो कच्चे माल का निर्माण कर, जैसे मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, खनन, ये सब आ जाएंगे आपके प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें वैसे क्षेत्र आ जाएंगे जो क्या करते हैं, उत्पादनों की गतिविधियों में माल का उपयोग करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि खनन करके जिसको प्राप्त किए और उसको नया चीज निर्माण करना, जैसे कि लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि, ये सब जो उद्योग हैं ये सब क्या है, निर्माण उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। और निर्माण उद्योग जो होता है वो सेकेंड सेक्टर में हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र में हो जाता है। तो अभी प्रश्न था आपका क्या, द्वितीय क्षेत्र से ही प्रश्न था आपका कि माध्यमिक क्षेत्र, माध्यमिक मतलब मिडिल क्लास, तो कौन सा हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र क्या करता है, दोनों क्षेत्रों की सहायता करने का काम करता है। तीसरा क्षेत्र क्या करेगा, दोनों क्षेत्रों की सहायता करेगा। प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न सेवाओं का उत्पादन करने में ये सहयोग करता है, जिसमें यातायात, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब आ जाएगा। अब मान लिया आपको फसल का उत्पादन करना है तो बीज लेके जाना है, तो बीज ले जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। कृषि क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन बीज ले जाने के लिए जो यातायात चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, वो कौन सा सेक्टर में आता है, बताइए आप लोग, तीसरा सेक्टर में। किस सेक्टर में आता है, तीसरा सेक्टर में आता है। ठीक है, वही मान लिए धान की कटाई, गेहूं की कटाई कर लिए, अब उस अनाज को बाजार में सेल करना है तो कौन से सेक्टर में चाहिए, कृषि सेक्टर में ही चाहिए। तो इसलिए सेक्टर का ध्यान रखना है अवश्य। अगला कह रहा है अर्थव्यवस्था के बारे में। क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र की सेवा के रूप में आती है। तो सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आ जाता है, किस क्षेत्र में आता है, तीसरा क्षेत्र में आ जाता है। अब देखिए उसका विस्तार है। अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र जो है वो क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होते हैं, व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि जो आ जाएंगे वो तीसरे सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में वो आ जाएंगे। कहां था, संप्रेषण था, प्रेस, सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। आपका राय निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। असंगठित कहने का मतलब होता है खेती क्या है, कोई एक संगठन नहीं है। खेती क्या है, एक संगठन नहीं है। तो कह रहा है खेती असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। और असंगठित वे सेक्टर होते जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं और जिसमें रोजगार की शर्त तय नहीं होती है कि काम करना ही करना है। और गांव में परंपरागत कार्य करने वाले अथवा भूमिहीन किसान लोग, छोटे किसान, शहरी दैनिक मजदूर आदि लोग इस श्रेणी में आते हैं। गांव घर के जो मजदूर वगैरह लोग आ जाते हैं जो इस श्रेणी में आते हैं और क्या करते हैं, खेती रूप में खेती करने के लिए क्या होते हैं, शामिल होते हैं। देखिए कोई बेच रहा है अनाज, कोई ठेला चला रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई फल सब्जी तरबूजा बेच रहा है। अगला कह रहा है कि क्षेत्र भारत के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा, तो आपका दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्त्र उद्योग हो जाएगा। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग में से एक है, साथ ही साथ देश के सबसे बड़ी संगठित एवं व्यापक उद्योग में से भी है। देश में कह रहा है कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है
क्षेत्र है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी, जूट आदि जो हैं ये सभी सेक्टर क्या है इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत में जीडीपी की गणना करता है? जीडीपी की गणना करने वाला कौन सा है बताइए? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नहीं, वो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, साथ में जीडीपी की गणना करता है, दोनों चीजों की गणना करता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करता है और राष्ट्रीय आय की गणना से ही पता चलता है कि जीडीपी की आय कितनी है। जीडीपी के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की आकलन की जाती है। कह रहा है कि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा की जाती है। सीएसओ का आंकड़ा संग्रहण करता है और सांख्यिकी रिकॉर्ड का अनुरक्षण करता है। क्या करता है? अनुरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र भारत में जो जीडीपी है जीडी का सर्वाधिक योगदान बताइए? सबसे बेसी कौन है? तीसरा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सबसे ज्यादा कौन है? तीसरा क्षेत्र। कह रहा है कि वर्तमान भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है और दूसरा क्षेत्र पर द्वितीय क्षेत्र है। तो तृतीय क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, यानी दूसरा क्षेत्र पर किसका योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का है। और तृतीय क्षेत्र का योगदान दोनों सेक्टरों पर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जीडीपी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? तीसरा क्षेत्र हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल मूल्य वर्धन जीवीए तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र के योगदान क्रमशः रहा है। और तीसरा क्षेत्र का 53% रहा है, दूसरा क्षेत्र का 28.2% और पहला क्षेत्र का 18.8 अनुमानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? तो किसने किया था बताइए? दादा भाई नौरोज जी। दादा भाई नौरोज जी। कितना रुपया था आकलन? 20 रुपया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के दौरान जर्मनी 56 से 61, 51 से 56 पहला और 56 से 61 दूसरा, जिसमें उसके दौरान कह रहा है कि जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए जाने वाला क्या है? इस्पात संयंत्र केंद्र है। एनटीपीसी क्वेश्चन 2021 का है। आपका अर्थव्यवस्था के कुछ पंचवर्षीय योजना का मॉडल और अवधि करा। पहला जो मॉडल था क्या था? 51 से 56 पर था मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल था। उद्देश्य किसको दिया गया था? कृषि को। पढ़ा दिए आप लोग को, सब पढ़ाए हैं, लिखवाए भी हैं। कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, इस योजना के कार्यकाल में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चालू की गई थी। पहला करा भाखर नागर परियोजना, दूसरा दामोदर घाटी परियोजना, तीसरा करा ब्यास परियोजना। 3 परियोजनाएं जो है वो प्रमुख परियोजना रही किसकी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की रही। भाखरा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना किस परियोजना की रही? प्रथम पंचवर्षीय योजना की। अगला भी उसी से क्वेश्चन हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका ध्यान दिया गया? ज्यादा किस पर फोकस किया गया? कृषि सेक्टर को। ARRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना कह रहा है कि अवधि 56 से 61 पीसी महान लोविस का मॉडल रहा। उद्देश्य क्या रहा? औद्योगिक विकास, उद्योग धंधे का विकास करना। कह रहा है कि अनेक महत्वपूर्ण उद्योग दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने से स्थापित किए गए। अब इससे क्वेश्चन क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा है। मसौदा कौन तैयार किया था बताइए? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो KN राजा थे। कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के मसौदा को तैयार करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? KN राजा के दौरान तैयार किया गया था। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पे, लेकिन तैयार करने का काम कौन किए? KN राज। अब देखिए सबका काल दिया हुआ है। 51 से लेकर 2017 तक चला था। पहला का रेंज 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और चौथा 66 से लेकर 69। अच्छा ये रहा योजना अवकाश। क्या रहा? 66 से 69 योजना अवकाश हुआ था ना। चौथी रही 69 से 74, पांचवी रही 74 से 78 और अगला फिर 2 साल का योजना अवकाश रहा।
छठी रही 80 से 85, 7वीं 85 से 90, फिर 2 साल का रहा योजनाओं का। फिर उसके बाद 8वीं रही 92 से 97, 9वीं रही 97 से 2002 और 10वीं रही 2002 से 7, 11वीं रही 7 से 12, 12वीं रही 12 से लेके 17, लेकिन 17 पूरा नहीं हो पाया। 15 में क्या हो गया, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। किसने किया योजना आयोग का नाम नीति आयोग? पहला नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? पहला नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? कौन? नरेंद्र मोदी रहे। पहला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? बताइए बताइए बताइए। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वही रहेंगे ना। अंतिम अगर बोलेगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे तो कॉमन सेंस लगाइए 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 लगाइए। कौन रहेंगे? मोदी जी ही रहे, क्योंकि उन्होंने ही तो नाम बदला, योजना का नाम क्या कर दिया, नीति। तो अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन? मोदी जी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? अभी भी कौन है? मोदी जी। कह रहा है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि आरंभिक हरित क्रांति प्रारंभ किया, बता दीजिए। हरित क्रांति कब से कब चला था? 66-67 में चला था ना। 66-67 में शुरुआत हुआ तो 61 से 66 वाला रेंज में चलेगा तो कैमी हो जाएगी तीसरी पंचवर्षीय ने 61 से 66 में हरित क्रांति का जन्म हुआ और 66 से 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? स्वामीनाथन को। ये पूरे विश्व की बात कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग। नाम से पता चल रहा है नॉर्मन बोरलॉग विदेशी नाम है, लेकिन स्वामीनाथन कैसा नाम है? इंडिया का नाम है। तो इंडिया में स्वामीनाथन हरित क्रांति के क्षेत्र मतलब देखा जाए तो कृषि में महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस फसल पे सबसे बेसी? गेहूं पे। सबसे बेसी गेहूं पे 2 गुना या 200%। 2 गुना या 200%। हरित क्रांति में क्या किया गया? अत्याधुनिक बीज का निर्माण किया गया, कीटनाशक दवाओं का, परिष्कृत बीज का, है ना। इस सब के कारण क्या हुआ? फसल का उपज बढ़ गया, पैदावार बढ़ गया। रिजर्व बैंक की स्थापना देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए आप लोग। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। 49 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और यह भारत का केंद्रीय बैंक बना। इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। किसका कहते हैं? बैंकों का बैंक। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब देखिए ये भारत का वित्तीय राजधानी अगर पूछेगा प्रश्न तो क्या कहिएगा? मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? श्योर हैं? चलिए आपकी बात हम ही मान लेते हैं, हम भी श्योर हो गए। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है। 2000 रुपये जो भारतीय स्टेट बैंक पर छापा गया मंगलयान को दर्शाता है। तो मंगलयान क्या है बता दीजिए। अच्छा ये आंसर दिया हुआ है। मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मिशन है। भारतीय आर्थिक विकास है, अंतरिक्ष यान शक्ति है, भारतीय तकनीकी विकास है। इस चीज को दर्शाता है। पहला अभियान थोड़े अंतरिक्ष में कई बार जा चुका है। क्या होगा? भारत तकनीकी विकास को, भारत के तकनीकी विकास को कई बार तो अंतरिक्ष में हम लोग जा चुके हैं ना। अगला देखिए इन नोट पर क्या क्या है। 200 के नोट पर कौन है? सांची के स्तूप। 500 पे कौन है? दिल्ली का लाल किला। 2000 पे कौन है? मंगलयान। अब नहीं 2000 का चलता है। 100 पर रानी का नाव। ये कौन रानी का नाव था जी? वाव, नाव टाइप को बनाया हुआ है। देखिएगा 100 रुपए के नोट पर। वाव का मतलब पता नहीं क्या होता है। 50 हम्पी का रथ। हम्पी का जो मंदिर है उसका सब लोग पैसा निकाल के देखा। बेसी हो तो दे दिया। एलोरा का गुफा है? महल है। अच्छा हवा महल नहीं ना है? हवा महल तो लग रहा है जी। हवा महल है जयपुर ना? नहीं है, महल नहीं है। ये अंदर में इसका भी है, तालाब है, नीचे तालाब है। ऊंचा पर इसे बॉर्डर खड़ी दिखाया है। वाव है। एलोरा की गुफाएं विश्व टाइप का कौन है? एलोरा की गुफाएं 10 पे कौन है? कोणार्क का
सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। बुल और बियर का शब्द का प्रयोग शेयर बाजार से। बुल और बियर का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। यदि शेयर बाजार में लोग बुल मार्केट कहकर पुकारते हैं और इसका मतलब शेयर के सूचकांक के ऊपर चढ़ रहा है। अगर बाजार में लोग बियर कह रहे हैं तो क्या हो रहा है? सूचकांक नीचे गिर रहा है। बुल मतलब ऊपर बढ़ रहा है, बियर मतलब नीचे गिर रहा है। अगला क्या है? सरकार कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल कितना प्राप्तियों में अंतर रखता है तो क्या कहलाता है? प्राप्तियों में अंतर रखेगा तो क्या कहलाएगा? वो राजकोषीय घाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा। सरकार कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष के ऋणों पर ब्याज के भुगतान के अंतर में प्राथमिक घाटा कहते हैं। और कुल आय से अधिक हो तो इस घाटे की मात्रा को राजस्व घाटा कहा जाता है। यानी कुल आय से ज्यादा व्यय होगा तो क्या कहलाएगा? वो राजकोषीय घाटा। जब कोई देश निर्यात के तुलना आयात अधिक करता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यापार घाटा। यानी आय से बेसी क्या करेगा? वो निर्यात के तुलना क्या करेगा? आयात अधिक करेगा। खरीदेगा बेसी, बेचेगा कम, तो व्यापार घाटा कहलाएगा। पैसा आ रहा है घर में कम और उठेगा पैसा बेसी तो घाटा नहीं लगेगा। और राजकोषीय घाटा में सरकार का कुल व्यय पूंजी और राजस्व व्यय माइनस सरकार की कुल आय यानी राजस्व प्राप्ति, जगह में ऋण की वसूली हो जाएगा और अन्य प्रतिभूतियां या अन्य प्राप्तियां हो जाएगी। अगर वो होता है तो क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। यानी सरकार के पास जितना इनकम आ रहा है उससे ज्यादा सरकार आपके ऊपर खर्चे कर दे रहा है। अगला कह रहा है वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय का है? वित्त मंत्रालय का होगा। क्या होगा? वित्त मंत्रालय का वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित है। वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यह मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग है, व्यय विभाग है, राजस्व विभाग है, निवेश है और लोक समिति का प्रबंधन विभाग तथा लोक उद्यम विभाग पर नियंत्रण करने वाला विभाग है। अगला कह रहा है कि जीएसटी जैकेट स्वेटर टोपी, अभी जींस शर्ट टी शर्ट, गर्मी के दिन में जींस शर्ट टी शर्ट, जाड़े के दिन में जैकेट स्वेटर टोपी। जनरली गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। जीएसटी सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश, अगर वैट लागू करने वाला देश वो भी यही है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? पहला दूसरा छोड़कर तीसरा पूछ दिलवा था। कौन है तीसरा में? पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। कितना है? 16.51। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 16.51। दूसरा में 9.28। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। तीसरा इसलिए पूछा क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है। तीसरा क्या हो गया? बिहार। पहला, दूसरा या आखिरी? तो तीसरा पूछ दिया। क्यों? क्योंकि बिहार से है। ऐसे याद रखेगा, अगर पहला दूसरा तीसरा पूछ रहा है कोई चीज, तीसरा अगर पूछा तो जान लीजिएगा कि बिहार का जिक्र होगा। राज्य में बिहार ऑप्शन होता है तो ठीक है। जिला में पूछता है तो फिर पटना जिला हो जाएगा, यह पहला स्थान पर हो जाएगा। कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पढ़े हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पहली ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितनी है? तो गांव में कितनी अनुपात है? 2011 के अनुसार 69 और 31। 31% शहर में और 69 कहाँ है? गांव में है। गांव में जनसंख्या ज्यादा है। लिंग अनुपात 943। जनसंख्या घनत्व का लिंग अनुपात बता रहा है 382। 2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी? बता दीजिए। आदिवासी ऑप्शन के अनुसार है इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन था। अच्छा है मध्य प्रदेश। ऐसे तो मध्य प्रदेश है। तो फिर एमसी से क्या ऑप्शन के अनुसार दे रहा है ये? तो मध्य प्रदेश तो ऐसे भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 15वें क्रम में की थी, जिसमें आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा
भविष्य, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई, लॉर्ड मेयो के शासन में पढ़े हैं गवर्नर जनरल में आप लोग। नियमित रूप से 1881 में किया गया, नियमित रूप से किसमें? 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी सबसे अधिक ज्यादा है तथा नागालैंड में एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है, जनसंख्या वहां माइनस में जा रहा है। मरे वाला बेसी है, जन्म लेने वाला ज्यादा होगा, कम होगा। जन्म कम होगा तब ना ऋणात्मक होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल परिवार कितने प्रतिशत हैं? तो बीपीएल का परिवार कितना हो जाएगा? 21.92% लोग हैं, यानी 27 करोड़ लगभग है। गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी हो और लोग अपने भौतिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हो, असमर्थ हो। 2011 के जनगणना के अनुसार करा देश में 27 करोड़ लोग लगभग गरीब हैं। अगर दूसरा टोटल परसेंटेज की बात करेंगे तो 21.92 क्या हो जाएंगे? गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आ जाएंगे लोग। अगला निम्नलिखित में से किस शहर में जनसंख्या सबसे अधिक है? बता दीजिए। मुंबई, सूरत, मेरठ और भुवनेश्वर। कौन होगा? मुंबई। विश्व में भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा करा, लेकिन क्या होगा? पहला होगा। करा दूसरा ना, लेकिन अब क्या होगा? पहला होगा। ठीक है, अगर भारत की बात की जाएगी तो भारत में संपूर्ण जनसंख्या का टोटल कितना है? 17.5% है। और 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख आबादी वाले टोटल कितने शहर हैं जहां आबादी 10 लाख से अधिक है? 53 शहर हैं। मुंबई क्या है? पहले स्थान पे आता है। मुंबई क्या है? पहले स्थान पे आता है। अगला कह रहा है श्वेत क्रांति कौन से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो पीली क्रांति बता दीजिए। पीली तिलहन। आप कह रहा है कि भारत में पहली क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुआ। कौन? हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति किसी से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। पीली क्रांति खाद्य तेल एवं तिलहन से। नीली क्रांति मत्स्य से, गुलाबी प्याज और झींगा मछली। रजत अंडा और मुर्गा। गोल क्रांति आलू। शहद, शहद के लिए भी क्रांति हुआ है। लाल क्रांति टमाटर के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए था। शहद के लिए कोई क्रांति हुआ है? देखिए तो गूगल से पूछे तो शहद के लिए क्या बता रहा है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां, ऐसे क्रांति के लिए एक अलग से आपको वीडियो बनाया गया है और प्ले लिस्ट में डाला भी गया है। वहां पे टोटल क्रांति से संबंधित है, कौन शुरुआत किया था, विश्व में कौन किया था, भारत में कौन कौन से फसल आया था, उसमें पूरा का पूरा उसमें निचोड़ दिया गया था। रुक दीजिए, इशारा समझ।